हेलो एवरीवन, है आई एम बैक विद द वीडियो लेक्चर। और आज हमने चैप्टर 2 को डिस्कस करना है, काइनेमैटिक्स कॉन्सेप्ट फॉर एनालाइजिंग ह्यूमन इमोशन। ठीक है, सो आज की वीकेंड का जो टॉपिक था वो था हमारे पास चैप्टर 2 ऑफ बायोमैकेनिक्स। ठीक है, सो मेजरली हमारे पास फॉर्म्स ऑफ मोशन स्टार्ट होती हैं। ठीक है, जिसमें हम चैप्टर को स्टार्ट ही फॉर्म्स ऑफ मोशन से करते हैं। फॉर्म्स ऑफ मोशन आप बहुत जगह डिस्कस कर चुके होंगे, हम यहाँ पे भी गो थ्रू करते हैं। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मोशन दो तरह की मेजरली होती हैं। ठीक है, और थर्ड वन वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सो फर्स्ट वन वाज द लीनियर मोशन। ठीक है, जिसको ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास सारे पार्ट्स बॉडी के एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड पे जा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इसकी मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे पास एक कार है। ठीक है, और वो एक ही स्पीड के साथ एक ही डायरेक्शन में, मतलब कोई टर्न नहीं आया, कोई कर्व नहीं आया, वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज, मतलब उसका रोड, जो इस रोड पे वो चल रही है, ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, जिस रोड पे वो चल रही है वो स्ट्रेट है। तो मेजरली ऐसी जब कोई चीज़ आती है तो आप क्या करते हो कि ऐसे कंडीशन में आप कहते हो कि हमारे पास लीनियर मोशन है। ठीक है, सारे बॉडी के पार्ट एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड के साथ मूव करते हैं। इस तरह आप कह सकते हो, इसकी एग्जांपल जो आप मेजरली डिस्कस करते हो वो होती है स्लीपिंग पैसेंजर ऑन अ एयरप्लेन फ्लाइट ट्रांसलेटेड थ्रू द बॉडी। ठीक है, अब इसमें ना मेजरली आप अगर इसको कहो कि एक बंदा सोया हुआ है फ्लाइट के अंदर, और फ्लाइट जहाँ जा रही है वहीं पे वो बंदा जा रहा है, सो मेजरली स्लीपिंग पैसेंजर इज डूइंग अ ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, वो एक ट्रांसलेटरी मोशन में चल रहा है। सो मेजरली ट्रांसलेटरी मोशन की जब आप बात करते हो तो ऐसे करते हो। ठीक है, सो ट्रांसलेटेड थ्रू द बॉडी। ठीक है, लेकिन अगर पैसेंजर उठता है, ठीक है, और वो मैगजीन पकड़ने की कोशिश करता है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि ट्रांसलेटरी मोशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है उसने अपनी प्योर ट्रांसलेशन ख़त्म कर दी, क्योंकि उसने पोजीशन, आर्म की पोजीशन को चेंज किया, जिसकी वजह से उसका और फ्लाइट का जो एक रिलेशनशिप बन रहा था पैरेलल, या आप कह सकते हो कि डायरेक्शन वाला, वो कम हो गया। ठीक है, सो मेजरली आप ऐसे डिस्कस करते हो। सेकेंड वन वॉज दैट पॉइंट, हमारे पास जो मेजर आता है इसमें हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ द लीनियर मोशन। सबसे पहले हमारे पास आती है रेक्टिलिनियर, और सेकेंड वन वॉज द कर्वी लीनियर। ठीक है, रेक्टिलिनियर का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन में सारे ऑब्जेक्ट्स, जैसे एग्जांपल मैंने आपको कार की दी ना, स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, कोई आपके पास टर्न नहीं आया। ठीक है, सेकेंड वन वॉज दैट, अगर आप किसी रोड पे चल रहे हो और कोई राउंड अबाउट आ गया, ठीक है, जिसमें आपने पूरी गाड़ी की कर्व ली है यूं करके। ठीक है, यूं पूरी सी क्या हुआ, गाड़ी की कर्व, पर आपका जो मोशन है वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, और गाड़ी का भी मोशन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि उसने सिर्फ कर्व ली है, उसने डायरेक्शन वही रखी, ना गाड़ी में और ना चीज़ों को, सिर्फ उसने स्लाइड से कर्व लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, कर्वी लीनियर। ठीक है, जैसे अगर कोई जंप करता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, कोई बंदा जंप करता है, ठीक है, वो जंप करता है, स्टार्ट जहाँ से जंप की और उसी के आगे जाके जंप खत्म की, तो बेसिकली वो एक कर्व सा मोशन होता है, लेकिन होता वो ट्रांसलेटरी, क्योंकि उधर कोई एंगल क्रिएट नहीं हो रहा होता। ठीक है, सो मेजरली जहाँ पे एंगल क्रिएट नहीं हो रहा वो लीनियर मोशन है। ठीक है, सीधी सिंपल सी एग्जाम्पल। एंगुलर मोशन इज बेसिकली रोटेशन अराउंड अ इमेजिनरी लाइन। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ओरिएंटेड परपेंडिकुलर, ठीक है, टू द प्लेन इन विच द रोटेशन अकर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ, एक रोटेशन ऑफ एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड मूव करना है, जिसकी एग्जांपल मैं आपको अगर दूँ तो मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने कभी पार्क में या आपने कभी किसी जिम में देखा हो कि एक रॉड सा लगा होता है, जिसके अराउंड लोग जो होते हैं ना, वो समटाइम्स आप बेसिकली क्या करते हो, हैंग हुए हुए होते हो, समटाइम्स आप डिफरेंट तरह से पोजीशंस उनके, डिफरेंट तरह के, मतलब आप एक्सरसाइजेस वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, मेजरली जब वहाँ पे जो आप परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, उसी तरीके से जिमनास्ट क्या करते हैं कि एक रॉड लगा हुआ होता है और उसके अराउंड एक पूरा सर्कल बनाते हैं, मतलब आप यहाँ से स्टार्ट हुआ एक साइड से और पूरा ऊपर से घूमते हुए नीचे की तरफ वापस आए। ठीक है, पूरा एक सर्कल अपने हाथ से उन्होंने रॉड को पकड़ा हुआ होता है, पूरा सर्कल जैसे हमारे पास कंप्लीट करते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मूवमेंट अराउंड एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है,
एक एक्सिस ऑफ रोटेशन जो हमारे पास ये रॉड है उसके अराउंड पूरा एक सर्कल कंप्लीट हुआ है, एक इंटायर बॉडी रोटेट हुई है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एंगुलर मोशन और रोटेशन अराउंड एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, या स्टेशनरी एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास जिमनास्ट की एग्जांपल है जिसने बॉडी रोटेट की है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बार और हमारे पास पूरा एक मोशन कंप्लीट किया, ठीक है। सो हमारे पास एंगुलर मोशन ये कहलाता है। जनरल मोशन इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ जो ह्यूमन मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। ह्यूमन मूवमेंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसिकली जनरल मोशन, ठीक है। जनरल मोशन की एक मेजर एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन मूवमेंट्स, जो हमारी मूवमेंट्स हो रही होती हैं। सो मेजरली आप क्या करते हो कि एक ह्यूमन की जो हमारी मूवमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, जाहिर सी बात है वो हमारे पास एक जनरल मोशन होती है, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या हुआ कि हमने क्या कहा, अब मैं कहती हूँ कि मेरी ना तो एंगुलर मूवमेंट है ना ही लीनियर मूवमेंट है, मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, ठीक है। सो हमारे पास जनरल मोशन जो होते हैं वो ओके अब हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है ना वो हमारे पास था स्टैंडर्ड रेफरेंस टर्मिनोलॉजी, ठीक है। मतलब जनरल मोशन को हमने डिस्कस किया कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ था जिसमें ह्यूमन मूवमेंट्स लाई करती हैं। अब जनरल स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए जिसमें सबसे पहली होती है एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन, जो हमें पता है कि इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन, मतलब एक बंदा सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है। फीट स्लाइटली अपार्ट होते हैं, मतलब थोड़ा सा, मतलब आप ये कहो कि 1 to 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। एक स्टेबल जैसे स्टैंडिंग पोजीशन होती है, दैट इज। फिर आपके आर्म्स जो होते हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं साइड्स में, ठीक है। और पांच क्या करते हैं, फेस फॉरवर्ड। इसके साथ साथ आपकी आईज भी फॉरवर्ड होती हैं, ठीक है। डिफरेंट जगह पे आप डिफरेंट मोशंस देख रहे हो, तो हेड बिल्कुल स्ट्रेट होता है, आईज बिल्कुल आपके सामने वॉल को या स्ट्रेट देख रही होती है, पांच भी बिल्कुल सामने की वॉल, किसी वॉल की तरफ या बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। सो मेजरली फेसिंग फॉरवर्ड का मतलब यह है कि पांच जो है वो आगे की तरफ होती है, आर्म्स आपके बिल्कुल रिलैक्स होते हैं साइड्स में, और फीट स्लाइटली अपार्ट होते हैं। एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन जो हम एनाटॉमी में काफ़ी जगह पढ़ चुके हैं और डिफरेंट जगह पे आपको इसकी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन भी मिली होगी, लेकिन मेजरली इसके बनाने का तरीका सिर्फ एक ही है, ठीक है। सो मेजर जो उसकी स्लाइटली मॉडिफिकेशन डिफरेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सो मेजर एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन ये थी। फिर हमारे पास डायरेक्शनल टर्म्स आ जाती हैं जिनमें हमने डिफरेंट जो टर्म्स यूज़ करते हैं हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, जब हम एनाटॉमी में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो सुपीरियर हम कहते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ हेड से क्लोज होती है, मतलब आपके पास, मैं कहती हूँ कि मेरी जो नोज़ है वो सुपीरियर है माउथ से, ठीक है। मतलब मेरे माउथ जो है वो नीचे की तरफ है, तो वो इन्फीरियर हो गया, और जो मेरा नोज़ है वो सुपीरियर है माउथ से, ठीक है। सो मेजरली जो ऊपर की तरफ या क्लोज टू हेड है, इसको क्रेनियल भी कहते हैं, वो सुपीरियर होती है, और कॉर्डल जो होती है वो इन्फीरियर होती है, ठीक है। सो फार अवे फ्रॉम हेड, ठीक है, जो नीचे की तरफ आपके पास बॉडी के किसी भी पार्ट में जब आपके पास फार अवे मूव हो, मतलब आपके पास दूर होती है ना हेड से, तो वो हमारे पास इंफीरियर होती है। एंटीरियर क्या हो गया, टुवर्ड फ्रंट ऑफ द बॉडी। पोस्टीरियर क्या हो गया, टुवर्ड द बैक ऑफ द बॉडी, ठीक है। फ्रंट क्या है कि जो आगे वाली साइड है, ठीक है, मतलब जो मेरा फ्रंट पोस्चर है, मतलब मेरे जो आर्म्स की फ्रंट वाला रीजन है, मेरा जो फेस का फ्रंट वाला रीजन है, जो मेरा ट्रंक का फ्रंट वाला रीजन है, जो मेरा लोअर लिम्ब का फ्रंट वाला रीजन है, दैट इज बेसिकली क्या कहता है, वो कहलाता है एंटीरियर। पोस्टीरियर हमारे पास बैक ऑफ द बॉडी, ठीक है, मतलब जो हमारे पास हेड का पोस्टीरियर साइड है, बैक है, नेक की पोस्टीरियर साइड है, ट्रंक की पोस्टीरियर है, लिम्स की पोस्टीरियर है, वो हमारे पास क्या है, बैक ऑफ द बॉडी है, ठीक है। लेकिन बैक ऑफ द बॉडी का एक और एक्सप्लेनेशन होती है कि मतलब आप इन स्ट्रक्चर्स को बॉडी के अंदर भी इसी तरह से डिस्क्राइब करते हो, ठीक है। ये तो हम सुपरफिशली बात करें ना कि हमारे पास बॉडी में कैसे, लेकिन जब बॉडी के अंदर भी होता है ना, तो इंटीरियर जो ऑर्गन्स होते हैं वो अलग से डिस्क्राइब होते हैं, पोस्टीरियर जो ऑर्गन्स होते हैं वो अलग से डिस्क्राइब होते हैं। तो मेजरली आपको हर चीज़ को क्लियरली ये चीज़ समझनी है कि आपकी बॉडी में जो फ्रंट साइड की चीज़ें हैं वो इंटीरियर कहलाती हैं, जो बैक साइड पे होती हैं वो पोस्टीरियर कहलाती है, और एक दूसरे के भी जो इंटीरियर पोस्टीरियर होती हैं वो डिफरेंट तरह से लॉजिक होती है, ठीक है। सो मेजरली क्लियर आपको चीज़ें साथ साथ होती जाती हैं। मीडियल मैं टूवर्ड्स द मिड लाइन, मतलब जितना मेरा बॉडी को अगर मैं बीच में से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, मैं बॉडी को मैं बीच में से डिवाइड करती हूँ, तो ये जो मिड वाली लाइन है जो डिवीजन दे रही है, इसके जितना करीब कोई ऑब्जेक्ट होता है, या मैं कहती हूँ कि मेरे इसके करीब है हार्ट, मेरे इस मिड लाइन के करीब है, तो मेरा हार्ट मीडियल टू मेरे आर्म से मीडियल है, ठीक है। हार्ट जो है मेरा आर्म से मीडियल है, तो मैं क्या करूँगी कि टुवर्ड द मिड लाइन है हमारे पास हार्ट मेरा, ठीक है। सो मीडियल साइड पे, सो अवे मिड लाइन से, तो मैं कहूँगी कि मेरे पास दूर है, मतलब आर्म जो है मेरे से, मेरे हार्ट से दूर है, तो मैं कहूँगी कि आर्म जो है लेटरल है हमारे पास टू द
फिर आपके पास आ जाता है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल होती है हमारे पास क्लोज टू, प्रॉक्सिमिटी मतलब जो चीज़ आपके पास ट्रंक से करीब करीब है ना, मतलब आपका ये जो सारा ट्रंक का रीजन है नेक से नीचे लेके और लिम्ब से ऊपर तक, ये सारा लोअर लिम्ब से ऊपर तक ये सारा आपके पास ट्रंक कहलाता है। तो इसके जितनी भी क्लोज कोई चीज़ होगी वो प्रॉक्सिमल होगी, जितनी से दूर जाती जाएगी वो डिस्टल होगी। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल ये। फिर आपके पास सुपरफिशियल क्या है, जो ऊपर की सरफेस पे होगी, मतलब आप कहते हो कि मेरे पास, मैं कहती हूँ कि मेरे पास स्किन है वो सुपरफिशियल है। फिर इससे नीचे अगर सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाती हूँ तो मेरे पास डीप है, फेशिया फिर उससे डीप है। तो इसे मेजरली लेयर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कौन सी फार है और कौन सी सुपरफिशियल। ठीक है, सो ये कुछ डायरेक्शनल टर्म्स थी जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर एनाटॉमिकल रेफरेंस प्लेन्स हैं जो इनको हम मेजरली डिस्कस करते हैं और मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू करवाती हूँ। ठीक है, सो 3 प्लेन्स हैं, सैजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, सैजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, सैजिटल प्लेन एपी प्लेन जिसको हम कहते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन, फ्रंटल प्लेन क्रोनल प्लेन कहलाता है हमारे पास, ट्रांसवर्स प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं। बॉडी की रेफरेंस पोजीशंस को ना इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि आप इनको प्लेन्स में डिवाइड कर लेते हो। मतलब सैजिटल प्लेन में अगर आप कहते हो तो मेरे पास ये मेरी बॉडी है और मैं इसको 2 हाफ्स में डिवाइड करती हूँ, लेफ्ट और राइट। ठीक है, लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड किया, ये मेरी बॉडी है, मैं इसको क्या कर रही हूँ फ्रंट और बैक साइड पे, मतलब ये वाला अगर मैं साइड कहती हूँ फ्रंट है, ठीक है, और मैं दूसरी साइड लेती हूँ कहती हूँ ये बैक है। ठीक है, फ्रंट और बैक साइड पे जब डिवाइड होती है तो मेरे पास फ्रंटल प्लेन आता है। ट्रांसवर्स मैं कहती हूँ बॉडी को मैं इधर से मिड में काटती हूँ, ठीक है, और ये मेरे पास टॉप है, ये बॉटम है। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 हाफ्स में डिवाइड हुआ, टॉप और बॉटम हाफ में। ठीक है, ये मेरे पास कहलाता है सैजिटल प्लेन। ठीक है, अब इनकी ना मैं आपको इनके मोशन बता देती हूँ कि इनमें क्या क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले है फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन, मतलब रनिंग और साइकिलिंग। जैसे आपका फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या है, आगे पीछे का जो मोशन है ना किसी भी आपकी बॉडी के पार्ट का, मतलब लिम्स का मेजरली टारगेटेड, आपके पास लोअर लिम्ब या अपर लिम्ब, हाँ, तो मेजरली अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन है जैसे रनिंग होगी साइकिलिंग होगी उनमें, तो आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास आता है सैजिटल प्लेन में। फिर हमारे पास अगर साइड टू साइड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मैं साइड किक करती हूँ फुटबॉल को इन द गेम, ठीक है, सो मेरे पास वो क्या मूवमेंट आ रही थी कि वो आ रही है हमारे पास लेटरल या साइड मूवमेंट, जिसको हम कहते हैं जो हमारे पास रिलाई करती है फ्रंटल प्लेन में एबडक्शन एडक्शन वाली मूवमेंट। ठीक है, और इसी तरह ट्रांसवर्स प्लेन में जो होती है वो रोटेशन मोशन मूवमेंट्स होती हैं, जैसे ट्विस्ट हो गए या इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो अब हम एक्सिस को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इन्हीं तीन के ना 3 एक्सिस भी हैं। ठीक है, मीडियोलेटरल एक्सिस, इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ठीक है, मीडियोलेटरल एक्सिस, ठीक है, जिसको हम डिफरेंट तरह से डिफरेंट टर्म्स में यूज़ करते हैं, ये सैजिटल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सैजिटल प्लेन के क्या हो गया, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सो मेजरली आपके पास जब परपेंडिकुलर आता है एक्सिस तो आपके पास पता है 90 का एंगल आ रहा है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर आ रहा है तो इसका मतलब मूवमेंट्स ऐसी होंगी जो इनके एक्सिस के एक्सिस जो लाइन ऑफ एक्सिस है उसी की डायरेक्शन में मूव करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो रनिंग में हमारे पास फ्लेक्शन एक्सटेंशन की मूवमेंट आ रही है ना, हाइपर एक्सटेंशन, डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन। सो अब जो मूवमेंट्स इन हर प्लेन में आती है ना ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी बुक में ये अलग से बताई हुई है, मैंने आपको एक ही टॉपिक में कवर अप करवा दिया कि मूवमेंट्स फ्लेक्शन एक्सटेंशन हाइपर एक्सटेंशन डॉर्सिफ्लेक्शन प्लांटर फ्लेक्शन ये सारी इंक्लूड होती हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर आपके पास फ्रंटल प्लेन में एबडक्शन एडक्शन एलिवेशन डिप्रेशन इन्वर्जन ईवर्जन जो होती है ना वो आपके पास फुट में होती है। ठीक है, एलिवेशन डिप्रेशन आपके पास शोल्डर में होती है। सो मेजरली एबडक्शन एडक्शन होगी शोल्डर की, फिर आपके पास एलिवेशन डिप्रेशन होगी, इन्वर्जन ईवर्जन होगी आपके पास फुट में। तो मेजरली आपके पास चीज़ों को क्लियर करना है, याद रखो कि आपने चीज़ों को क्लियर करना है। ठीक है, सर लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस की जब हम बात करते हैं ना, देखो मैं आपको एक्सेस और प्लेन्स को इतना डिटेल में इसलिए समझा रही क्योंकि मेरे इसके अलग से बहुत से लेक्चर्स हैं, तो आप इनको अलग से भी देख सकते हो। बायोमैकेनिक्स के सब चैप्टर 2 के डिटेल लेक्चर्स बने हुए हैं, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो, आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो मेजरली हम सिर्फ गो थ्रू कर रहे हैं तो हमारे पास गो थ्रू के लिए टाइम शॉर्ट होता है। ठीक है, सो मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन है, सुपिनेशन प्रोनेशन है, हॉरिजॉन्टल एबडक्शन एडक्शन है। मैं लिंक्स आपको ऊपर भी वीडियो में दे दूँगी और नीचे भी, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो सब्सक्राइब, और मेजरली आपको सपोर्ट करना है ताकि आपके पास और भी लेक्चर्स आ सके।
सो नेक्स्ट was द स्पेटियल रेफरेंस सिस्टम। बेसिकली ये एक रेफरेंस सिस्टम होता है जो हमारे पास क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मूवमेंट को। ठीक है, मूवमेंट का मतलब क्या आ सकता है आपके पास कि आपको बायोमैकेनिस्ट जब मूवमेंट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमंस की डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उन्होंने एक रेफरेंस सिस्टम ऑर्गेनाइज किया है जिसकी बेसिक्स पे वो ये डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास जब हम टर्मिनोलॉजीज को पढ़ें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जो हमने देखी हैं अभी बेसिक्स। ठीक है, वो पता होनी चाहिए, वो क्लियर होंगी तो आप एज अ बायोमैकेनिस्ट किसी ह्यूमन के मूवमेंट को एनालाइज कर सकते हो। बेसिकली कार्डिनल प्लेन्स की होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशंस हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो तब जाके आप इसको कर सकते हो। बेसिकली कितना एक्सेस में आपके पास मूवमेंट हो रही है या कितना इशू आ रहा है या किस तरह से है, ये आपको चीज़ें जो होती है ना आपको तब पता चलती है जब आप क्वांटिटेटिवली इसको देखते हो। ठीक है, विद दैट आप कितनी डायरेक्शंस में देख रहे हो और इस बेसिकली रेफरेंस सिस्टम को हम जो यूज़ करते हैं उसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये आपके बुक में वर्ड दिया हुआ है। इसको यूज़ करके हम बेसिकली देखते हैं जिसमें यूनिट्स जो होते हैं ना मेजर किए जाते हैं आइदर 2 और 3 प्राइमरी एक्सिस में, मतलब एक्स वाई जी। ठीक है, इस तरह से ना हमारे पास हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमें किस किस तरह से चाहिए। लाइक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये हमारे पास बताता है कि एक्स जो होता है हॉरिजॉन्टल में लिया, वाई हमने लिया डायरेक्शन। जब हमें 2D टर्म्स चाहिए, जब हमें 3D मोशन चाहिए तो हमारे पास जी एक्सिस में हम जी एक्सिस को भी इसमें डाल लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात आपको अगर मैं बताऊं तो हमारे पास मूवमेंट कितनी आ रही है, किस तरह से उसकी जंप है, किस तरह से उसकी रनिंग है, उसकी साइकिलिंग है। ठीक है, इसकी बॉडी के जॉइंट्स कैसे हैं, उसमें कैसा आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बॉडी की मूवमेंट कैसी आ रही है विद रिस्पेक्ट टू ये 2 एक्सिस या 3 एक्सिस। ठीक है, अराउंड दिस 2 और 3 एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव हम रिएक्शन डायरेक्शंस देखते हैं और सिंपल सी आप चीज़ें एक ग्राफ में डाल के या इस तरह से क्वांटिटेटिवली आप एनालाइज कर लेते हो। ठीक है, लेकिन मेजरली हमारे यहाँ पे टारगेटेड क्योंकि एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है ह्यूमन मूवमेंट की तो हम उसको डिस्कस करते हैं क्योंकि काइनेमैटिक्स में हम डिस्कस ही क्वालिटेटिव। काइनेमैटिक्स मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि हम लास्ट टर्मिनोलॉजीज में बहुत डिस्कस की थी हमने चैप्टर 1 में, और वैसे भी काइनेमैटिक्स के आइडिया काफ़ी बार हो चुका है तो हमने इसको बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस किया। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ह्यूमन मूवमेंट में सबसे पहली चीज़ आती है विजुअल ऑब्जर्वेशन। मोस्ट कॉमनली यूज अप्रोच है बायोमैकेनिक्स इजीली एनालाइज कर सकें कि बेसिकली अब हमारे पास क्या अप्रोच हमने यूज़ करनी है। तो मेजरली जो कॉमनली यूज्ड अप्रोच विजुअल ऑब्जर्वेशन है, जिसकी एग्जांपल ये है कि अगर मैं कहती हूँ कि कोई बंदा कोई पेशेंट हमारे पास किस तरह से किसी रैंप से उतर रहा है वो, ठीक है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। मगर अगर न्यूरो रिलेटेड कोई केस होता है ना आपके पास, ठीक है, मतलब मैं कहती हूँ कि उसका कोई कोऑर्डिनेशन का इशू है, बैलेंस का इशू है, तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाता है उसके वॉकिंग पैटर्न से, उसके गेयर साइकिल से कि उस पेशेंट में क्या इशू है। ठीक है, विद दैट एथलीट परफॉर्मिंग इन अ गेम, ठीक है, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है कोई एथलीट गेम में, ये सिंपल सी एग्जांपल्स दी गई हैं आपको कि किस किस तरह से कोई परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसको कैसे कोऑर्डिनेटली या आप इजीली एग्जांपल्स के थ्रू चेक कर सकते हो। ठीक है, विद दैट अब हम देखते हैं कि प्रीक्वेस्टिक नॉलेज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस हमारे पास है क्या। ठीक है, 2 मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिस्ट के लिए टू डायग्नोस अ मोटर स्किल। ठीक है, हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या है, बेस्ड ऑन द बायोमैकेनिकल पर्सपेक्टिव, मतलब बायोमैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, काइनेमैटिक्स और टेक्निक एग्जिबिटेड बाय द परफॉर्मर। ठीक है, काइनेमैटिक्स और टेक्निक जो कोई परफॉर्मर परफॉर्म कर रहा है या जो उस पर बेसिकली फोर्सेस जो उसकी मूवमेंट इटसेल्फ है वो, ठीक है, मेजरली हमारे पास वो डिस्कस करते हैं, फोर्सेस यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते। ठीक है, सो मेजरली काइनेमैटिक्स और उसकी टेक्निक, मतलब जो मूवमेंट इटसेल्फ परफॉर्म हो रही है वो कैसी है, उसकी बेसिक्स है हमारे पास प्रीक्वेस्टिक। और प्रीक्वेस्टिक का अगर किसी को मतलब नहीं पता तो इसका मतलब होता है प्रायर। ठीक है, प्रायर नॉलेज, किसी क्वालिटेटिव एनालिसिस से पहले की नॉलेज मुझे चाहिए, ठीक है, वो हमारे पास क्या है। ठीक है, जिसकी 2 मेन सोर्सेज है, उन्होंने कहा एक तो परफॉर्मर जो मूवमेंट कर रहा है वो, और एक परफॉर्मेंस का जो आउटकम हमें मिल रहा है वो। ठीक है, इफेक्टिव एनालिसिस जो होती है ना हमारे पास तब होती है जब हम कोई कॉज फाइंड आउट कर लेते हैं किसी
टेक्निक एरर की अगर हम कोई कॉज फाइंड कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है कि मेजरली इफेक्टिव एनालिसिस हमें तब मिलेगा जब हम कोई कॉज पता कर रहे हैं। मतलब एक टेक्निक किसी ने परफॉर्म की, टेक्निक क्या मतलब है कि एक स्किल है, एक एथलीट परफॉर्म कर रहा है कोई स्किल, मतलब वो थ्रो कर रहा है कोई बॉल, ठीक है, उसने वो बॉल थ्रो की है, तो वो जितनी बार वो थ्रो कर रहा है वहाँ पे कोई ना कोई एरर ज़रूर है, क्योंकि उसकी थ्रो जो की हुई बॉल है वो सही अपनी जगह पे पहुँच नहीं रही है, या जहाँ तक हिट करनी चाहिए, या जिस जिस तरह से उसकी मूवमेंट होनी चाहिए, जो एक्यूरेसी हमें चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो वहाँ पे आपने टेक्निक का एरर के पीछे कॉज फाइंड आउट करनी है कि कोई मस्कुलर इशू तो नहीं है, या कोई इंजरी, या कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो उसको आ रही है, या क्लोथिंग, या कोई भी चीज़ ऐसी है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ आपने क्लियर करनी थी है। इस तरह आपको वॉलीबॉल प्लेयर की एग्जाम्पल दी गई कि अगर उसने सर्व किया है कोई बॉल, तो वो बॉल हमें उसका मेजर बॉल का क्या सर्व करने का मकसद है कि वो नेट के ऑपोजिट साइड पे चली जाए, मतलब ऑपोजिट कोर्ट में जो दूसरे ऑपोजिट प्लेयर्स का या ऑपोजिट टीम का जो कोर्ट है वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं पहुँच रही, दैट मीन्स देयर आर सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, कोई इशू आ रहा है जो वो नहीं पहुँच रही, ठीक है। सो मेजरली आपने यहाँ पे ये चीज़ देखनी है, ठीक है। फर्स्ट पोटेंशियल कॉज ऑफ नॉलेज, मतलब आप फर्स्ट पोटेंशियल सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, मतलब एज अ एनालिस्ट मैं कहाँ कहाँ से सोर्सेज ले सकती हूँ। सबसे पहले तो या तो मैं खुद परफॉर्म करूँ वो स्किल, ठीक है, और ये बहुत कम होता है, ठीक है। लाइक आप खुद कैसे हर वक्त हर स्किल तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो, आपके पास डिफरेंट गेम्स के डिफरेंट एथलीट्स आएंगे, तो हर स्किल के लिए आप परफॉर्मर नहीं होते। हाँ, समटाइम कुछ बायोमैकेनिस्ट बहुत अच्छे परफॉर्मर्स भी होते हैं, तो कुछ कोचेज़ ऐसे भी होते हैं, मतलब आपने अगर किसी कोचेज़ को देखा हो, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ एक अच्छा जो प्लेयर है वो अच्छा कोच बन सकता है। समटाइम्स जो थोड़ा प्लेयर जो होते हैं इतने अच्छे नहीं होते, पर मतलब एक बहुत अच्छे कोच बन सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ आपको कि एक बंदा है जो बहुत ही स्किल्ड है, ठीक है, एक एथलीट है, लेकिन वो अच्छा कोच नहीं बन सका इन फ्यूचर, और एक है जो शायद इतना अच्छा मीडियोकर प्लेयर था, लेकिन वो एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड कोच बना है, क्योंकि उसका बेसिकली एक्सपीरियंस जो था ना परफॉर्मिंग स्किल में वो था, विद दैट उसने उस नॉलेज को यूटिलाइज किया, ठीक है, जो उसका लिटरेचर था, उसकी स्किल्स थी उसको, और विद दैट उसकी अपनी कैपेबिलिटीज थी कि उन चीज़ों को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मेजरली हमारे पास था। तो अनदर सोर्स ऑफ हमारे पास जो नॉलेज है या हाँ नॉलेज थी वो हमारे पास था लिटरेचर, मतलब टेक्स्ट बुक हो गए, साइंटिफिक जर्नल्स हो गए, ले जर्नल्स हो गए, आप यहाँ से बेसिकली नॉलेज इकट्ठा करते हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स हो गई, आप जर्नल्स पढ़ते हो, डिसर्टेशंस पढ़ते हो, मतलब आपकी जो रिसर्चेज होती हैं आप उनको पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो या ऑफलाइन पढ़ते हो, डिफरेंट तरह से डिफरेंट जर्नल्स ले लेते हो, यूनिवर्सिटीज़ के जर्नल्स हैं आपके पास, बेसिकली डिफरेंट तरह से रिसर्चर्स ने डिफरेंट जर्नल्स में पब्लिकेशंस की हुई हैं, डिफरेंट रिसर्चेज होती हैं, बहुत मेजर जर्नल से लेके माइनर जर्नल तक अगर आप पढ़ते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि बेसिकली मूवमेंट क्या परफॉर्म हो रही है, ठीक है। अब आपको सिंपल सी एग्जांपल उन्होंने बताई थी कि वॉलीबॉल का जो प्लेयर था ना उसने क्या क्या फोर्सेस जब कोई उसने बॉल थ्रो करने के लिए की, तो उसकी ट्रंक की रोटेशन हुई, उसकी शोल्डर की एक्सटेंशन हुई, एल्बो की एक्सटेंशन हुई, फॉरवर्ड ट्रांसलेशन हुई, जिसपे उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी टोटल, ठीक है, और विद दैट उसने जैसे कांटेक्ट किया एक एन अप्रोप्रिएट हाइट और एंगल एक बना उसका, वो सारी जो थी मिल के उन्होंने एक मोशन प्रोड्यूस किया था जो उसने बॉल को सर्व करने में लगाया था। इसका मतलब मैंने ये सारी चीज़ें जो थी इन सारी चीज़ों को फोकस्ड आउट करना है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने देखनी है और फिर उन पे काम करना है, ठीक है। सो मेजरली आपने बेसिकली आपने फाइंड आउट कर लिया मेजरली। अब अगर आप बताओ कि प्लानिंग कैसे हो सकती है क्वालिटेटिव एनालिसिस की, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग इतनी सिंपलेस्ट सी एनालिसिस भी करते हैं और उनके भी रिजल्ट ठीक नहीं आते, तो मेजरली आपके पास ये एक बहुत स्किल्ड काम है, ठीक है। यहाँ पे एनालिसिस किसी भी मूवमेंट की करना एक बहुत स्किल्ड और एक्सपीरियंस के साथ आता है कि आपने किस पॉइंट पे किस एनालिसिस को करना है। मतलब अगर आपको सिंपल सी एग्जांपल, तो आपने कभी फुटबॉल की गेम देखी है ना, सॉरी आपने अगर क्रिकेट की गेम देखी, क्योंकि हमारे कंट्रीज़ में क्रिकेट ज़्यादा चलता है, तो क्रिकेट की अगर आपने गेम देखी है तो उसमें समटाइम्स ऐसा होता है ना कि जब हमारे पास बैट को या आपके बेसिकली क्रिकेटर के पैड को अगर हिट करती है बॉल, तो उसके साउंड को डिफरेंट रीजन से डिफरेंट व्यू से एनालाइज किया जाता है। दैट इज़ बेसिकली व्हाट अ बायोमैकेनिस्ट डू, ठीक है। वो बायोमैकेनिस्ट क्या करते हैं कि हर चीज़ को एनालाइज करते हैं, बेसिकली विजुअल से लेके ऑडिटरी हर एक क्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं
और फिर वो देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि जितनी कम्प्लेक्सिटी किसी स्किल की ज़्यादा है उतनी हमें एनालिटिकल डिटेल या एनालिसिस की डिटेल या डिटेल्ड एनालिसिस हमें ज़रूरत होता है, मतलब आपने उसका लेवल भी इंक्रीज करा देना होता है। ठीक है, सो मेजरली हमारे पास प्लानिंग कैसे होती है कि सबसे पहले आपने कोई मेजर क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है, मतलब जो आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे काम करना है, वो इंटरेस्ट क्वेश्चन का फाइंड आउट किया। फिर आपने ऑप्टिमल पर्सपेक्टिव देखा कि आपने डिटरमाइन किया कि उसके आर्म्स को विजुलाइज करना है, मैंने उसके लेग्स को विजुलाइज करना है, क्या चीज़ है। ठीक है, मेजर फोकस। फिर आपने सिंगल व्यू लेना है, मल्टीपल व्यूज़ लेना है, मतलब साइड टू साइड भी लेना है, रियर व्यू भी लेना है, डिफरेंट तरह से आपके पास व्यूज़ होते हैं। कि आपने देखा होगा ना कि वो पहले फ्रंट से व्यू ले रहे होते हैं कि बॉल कैसे जा रही है, ठीक है, फिर आप साइड से देखते हो कि बॉल कैसे हिट हुई है। तो मेजरली वो डिफरेंट तरह से डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ले रहे होते हैं। ठीक है, फिर आपने ऑब्जर्व नंबर ऑफ ट्रायल्स और एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी ज़्यादा ट्रायल्स या एग्जीक्यूशन का मतलब यह है कि कितनी ज़्यादा रिपीटेटिव आप देखते हो ना, उससे आपके पास क्लियर होती हैं चीज़ें कि कितनी रिपीटेशन आपने देखी, ऑब्जर्व की परफॉर्मेंस बार बार देखी और आपको फाइंड आउट कर लेते हो कि आपके यहाँ पे कोई एरर है तो हमें वो मिल जाए। ठीक है, मेजरली आप ये चीज़ देख रहे होते हो। तो अगर आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास हाँ यहाँ क्या इशू था, तो आपके लिए ईजी हो जाता है कि फाइंड आउट करना। तो इसका मतलब जितनी बार ज़्यादा मैं उस चीज़ को देखूंगी, ज़रूरी नहीं है कि आपको देखना है तो डायरेक्ट आप उसकी वीडियो को भी बार बार या मल्टीपल वीडियोस अगर किसी परफॉर्मर की ली गई हैं तो आप उनको बार बार देखते हो और फिर आप देखते हो कि हाँ अब इसमें क्या ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे क्या एरर आ रहा है और आपने देखनी है। ठीक है, फिर परफॉर्मर का अटायर, ठीक है, मतलब उसने क्या पहना हुआ है, उसके सराउंडिंग की नेचर कैसी है, लाइटनिंग कैसी थी वहाँ पे, वो जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा था वो कैसा था, पिच कैसा था, हर चीज़ आप देखते हो। ठीक है, और फिर आप बेसिकली इस चीज़ को क्वान्टिफाई कर क्वालिटेटिवली एनालिसिस करते हो। ठीक है, फिर हम सिर्फ रिलाई नहीं करते कि विजुअल ऑब्जर्वेशन हो या वीडियो कैमरा हो, समटाइम्स ऑडिटरी भी हम यूज़ करते हैं। तो हम उन्होंने लिखा हुआ है कि विजुअल ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आप वीडियो कैमरा भी यूज़ करते हो। पर समटाइम्स आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि वीडियो कैमरा की वजह से ना कुछ प्लेयर्स जो होते हैं ना या कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको पता चल जाता है कि अगर वीडियो कैमरा लगा है तो वो अपनी मूवमेंट ठीक करते हैं। ठीक है, सो एक तरह से अगर एज अ पेशेंट अगर आप में देखते हो ना तो काफ़ी अच्छा होता है इसका रिस्पॉन्स के लाइक वो अच्छा रिस्पॉन्स है, बट एज अ प्लेयर वो एरर दे रहे होते हैं क्योंकि वो उस टाइम कैमरे के सामने ठीक परफॉर्म करेंगे लेकिन जब उनको मूवमेंट सही से परफॉर्म करने के लिए कहा जाएगा फिर एरर आ जाएगा। ठीक है, सो मेजरली यहाँ पे कुछ वीडियो कैमरास का हाँ आप ये कर सकते हो कि आप उनको बताए बगैर ले सकते हो, लेकिन ये भी एथिक्स के खिलाफ होता है, कुछ चीज़ें आपको क्लियर आउट पहले करनी होती है, इसीलिए सो मेजरली आप यहाँ पे ये कर रहे हो। अब हमारे ओके मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ों से ना क्लियर आउट कर रही हूँ ताकि आपके पास बहुत ज़्यादा डिटेल हो। ठीक है, विद दैट अब हम कंडक्टिंग द क्वालिटेटिव एनालिसिस देख रहे थे कि न्यू क्वेश्चंस जो थे वो इमर्ज हो रहे हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कलेक्टिंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब आप जब कोई भी नई ऑब्जर्वेशन करते हो पहले जो आपने क्वेश्चन बनाए थे उसके साथ साथ और भी क्वेश्चन इमर्ज होते जाते हैं जब आप बेसिकली पेशेंट को विजुअलाइज कर रहे हो या जब देख रहे हो या जब आप ऑडिटरी सिग्नल्स ले रहे हो। ठीक है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन को चेंज करते हो, फिर अपडेट करते हो एनालिसिस को कि हाँ ये हुआ था पहले ये हुआ था, आप थोड़ी सी अपडेट हुई है तो ये हो रहा है। ठीक है, तो आप चीज़ों को ऐड आउट करते जाते हो जो पहले आपने एनालिसिस निकाली थी और उनको क्लियर करते हो। ठीक है, नॉन विजुअल ऑब्जर्वेशन भी इंपॉर्टेंट होती है जैसे ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन हो गया ये, और फिर दैट आप अगर एरर को रिमूव करना चाहते हो तो एक एनालिस्ट की बजाय 2-3 बायोमैकेनिस्ट होने चाहिए वहाँ पे ताकि वो चीज़ें क्लियर आउट ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, सो मोर देन 1 to 2 जो होते हैं वो एरर को क्लियर कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब एवरी परफॉर्मर एक्टिविटी जो होती है ना वो अफेक्ट हो रही होती है कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इशू तो होगा, जैसे एज आ गई, जेंडर आ गए, एंथ्रोपोमेट्री आ गई, डेवलपमेंटल और स्किल लेवल्स आ गए, फिजिकल एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स आ गए, मतलब उसकी एज कितनी थी, जेंडर कितनी थी, उसकी जो जॉइंट्स की एक नॉर्मल बेसिकली मूवमेंट है, आपके पास जो उनकी मेजरमेंट है, एक जॉइंट की जो एनाटॉमिकल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो क्या हैं। ठीक है, उसकी स्किल कितनी डेवलप है, उसका लेवल कितना है स्किल का, किस ग्रेड पे है, ये मेजरली। फिर पर्सनालिटी और फिजिकल ट्रेट्स, मतलब उसकी अपनी पर्सनालिटी, वो फिजिकली कैसा है, किस उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी नेचर कैसी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो मेजरली क्योंकि हम यहाँ पे एथलीट्स को डिस्कस करें, हम पेशेंट्स को नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर आप पेशेंट से रिलेटेड भी करते हो तो मेजरली आपके पास यही चीज़ें आ जाती है कि पेशेंट की जब आप बॉडी
फिर आप देखते हो कि उसके पास बेसिकली उसकी नेचर कैसी है, टायर कैसा है, वहाँ पे क्या ऑब्जर्व क्या कर रहे हो आप चीज़ों को। तो ये मेजरली आप पेशेंट के साथ भी कर सकते हो। तो मेजरली हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो आपके लिए एथलीट्स के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। So tools to measure to kinematic quantities is basically, सबसे पहले वीडियो और फिल्म्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं, वीडियोस बना सकते हो, फिल्म्स बना सकते हो। बेसिकली सेकंड वन वाज द एक्सेलेरोमीटर्स। ये बेसिकली एक मीटर्स होते हैं जो आप बॉडी पे अटैच कर देते हो वो पर्सन की, और ये आपको मेजरमेंट देते रहते हैं कि जब हमारे पास कोई मूवमेंट हो रही है, कोई रोटेशनल मूवमेंट हो रही है, या कोई बेसिकली एंगुलर मोशन हो रहा है, तो फिर वो उसकी देते हैं। नॉन लीनियर जो मूवमेंट्स होती है ना, मतलब या तो जनरल मोशन हो गया या एंगुलर मोशन हो गया, तो आपके पास मेजरली वहाँ पे जाके ये आपको दे रही होती हैं कि आपके पास कैसे मेजरमेंट आ रही है, ठीक है। सो आपके पास जो चीज़ें थी ना, वो हमारे पास ये हैं, ठीक है, जिनको आप मेजर करने के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मैंने बहुत जल्दी गो थ्रू किया ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए, लेकिन इसके डिटेल लेक्चर्स की पूरी हमारे पास डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट है। आप वो प्लेलिस्ट जाके डिटेल वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो अगर आपको चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आप अपना सपोर्ट शो कर सकते हो लाइक करके, वीडियो को सपोर्ट करके, सब्सक्राइब करके। विद दैट आप शॉर्ट्स को जाके देखो, यूट्यूब शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा आपके पास नॉलेज है डिफरेंट, रिलेटेड टू सर्जिकल, रिलेटेड टू आपके पास एनाटमी। विद दैट आप इंस्टाग्राम के पेज पे भी जाके देख सकते हो, फेसबुक पेजेस पे भी जाके देख सकते हो, और कम्युनिटी सेक्शन में भी देख सकते हो डिफरेंट क्विजेस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।